हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने आपको शाहजहां तक की सारी चीजें बता दी हैं। बाबर से लेकर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। आज मैं औरंगजेब के बारे में मोटी मोटी बात करने आई हूँ। ये नहीं कि मैं यहाँ पर आपको टॉपिक लेकर आए जो अभी तक पूछा गया है कि औरंगजेब से आपके यूपीपीसीएस में आरओ में क्या फैक्ट बनकर आए और क्या क्या पूछा जा चुका है और क्या यहाँ से ये प्रश्न अक्सर इतने ही प्रश्नों को मैं अक्सर कह रही हूँ, औरंगजेब से अगर कोई फैक्ट इंपॉर्टेंट होगा तो यहीं से पूछा जाता है और यही फैक्ट आपके लगभग 10 से 12 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं, घुमा फिरा करके। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और शेयर करें। जैसे कि मैंने कहा कि आप एक टारगेट बनाकर रखें कि आपको बाबर के बारे में कुछ जानकारी लेना है तो पूरा बाबर आप पढ़ डालें। आप हुमायूं के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो 20 मिनट में आप पूरा हुमायूं पढ़कर रख दें, ठीक है ना। आप अकबर के बारे में, तो इस तरह से आप एक टारगेट बनाएं कि इधर वाले जितने उत्तर मुगल काल की बात बाद में करेंगे, अभी औरंगजेब तक चर्चा करते हैं और ये इस मुगल काल का लास्ट होगा और फिर उसके बाद कुछ नया टॉपिक और जो टॉपिक उठाया जाएगा उसको लास्ट तक लेकर जाएंगे। तो ये वाला काल फिर 1857 तक कौन था, ये तो 1707 तक की बात हो जाएगी और फिर से जब दोबारा आते हैं उत्तर मुगल काल, उनकी चर्चा फिर से करेंगे कि 1707 से कौन हुआ। मेन यहीं तक माना जाता है, ठीक है। फिर वो लोग 1707 से लेकर 1857 तक जाते हैं। तो आज हम लोग मोटी मोटी बात करने वाले हैं किसकी, तो मुगल औरंगजेब की। किसकी बात करेंगे, औरंगजेब की बात करने वाले हैं। तो औरंगजेब ने कब से कब तक शासन किया, देखो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक इसने शासन किया था, ठीक है। अब इससे क्या फैक्ट बनकर बाहर आते हैं और क्या एग्जाम में आए हैं, यही पूछे गए हैं। आपको स्मार्ट स्टडी इसी को कहा जाता है कि स्मार्ट स्टडी कीजिएगा, तो स्मार्ट कीजिए ना। आप रट्टा मारेंगे कि जन्म यहां हुआ था, इतनी तारीख को हुआ था ना, राज्य जो प्रश्न यहां पर पूछे गए बस इतना ही पूछा गया है अभी तक। आइए चर्चा पर चर्चा करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि आप मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आए और चुपके से कहे, आपसे कहे, क्योंकि मेहनत आप खामोशी से कर रहे थे तो सफलता पहले आपके पास चुपके से आएगी और कहेगी अब शोर मचा दें क्या, अब आपके ढोल और नगाड़े बजा दें क्या, तो आप भी बोले हाँ बजा ही दो ना, क्या कर दो, आप बजा ही दिए जाएं। तो आप मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता चुपके से आपके कान में शोर मचाए और ढोल नगाड़ों के साथ आए। आइए शुरू करते हैं। तो औरंगजेब आपके 1658 से लेकर 1707 तक शासन करता है। कहा गया वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था वो था औरंगजेब। कौन था, औरंगजेब। धर्मत का युद्ध लड़ा गया था, कैसे, तो कहा गया धर्मत का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो औरंगजेब तथा दारा सिखों के मध्य हुआ था। ये भाई भाई ही सब थे ना, और ये अपने राज्याभिषेक या शासन के लिए ही लड़ रहे थे। तो धर्मत का युद्ध किनके बीच में हुआ था ये पूछा गया है, तो औरंगजेब और दारा सिखों के मध्य हुआ था। युद्धों का सही क्रम, मतलब आपसे प्रश्न आया है कि युद्धों का सही क्रम, क्योंकि आप देखेंगे कि बिलग्राम का युद्ध 1540 में होता है। कब होता है, 1540 में होता है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं 1540 में जो युद्ध हुआ था ये किसके किसके मध्य में हुआ था, हुमायूं या आपके शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था या किसी और के बीच में हुआ था। कहा गया है कि आपके शरनाल का युद्ध कब हुआ था, तो 1572 में हुआ था। कब हुआ था बता दिया, किसके बीच में हुआ था वो बताएं। धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। तो कब हुआ था, तो 1658 ईस्वी के बीच में हुआ था। और देखो 1656 में ये आया था राजगद्दी पर, है ना, और उसके बाद 1658 में युद्ध कर बैठा। और फिर इसका सबसे लास्ट युद्ध था जजाऊ का युद्ध जो 1707 में हुआ, इसी के शासनकाल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है मुगल बादशाह जो जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था वो थे आपके औरंगजेब, ठीक है। कहा गया मुगल शासक जिसने सर्वप्रथम ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था औरंगजेब ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप याद करके ही रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था।
धर्मत स्थित है तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? आपके एमपी में है, ठीक है ना। तो कहा गया है आपके औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित कहां किया था? तो मध्य प्रदेश में। कहा गया मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था तो आपके सुलेमान सिको थे। कौन थे? सुलेमान सिको थे। कहा गया औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी तो वो थे आपके अकबर। कौन थे? अकबर, ठीक है ना, याद रखना। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी तो वो कौन थे? तो आप कहेंगे अकबर द्वितीय, शायद यहां होना चाहिए था, अकबर द्वितीय, है ना। आगे कहा गया वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे वो थे आपके जयसिंह थे। कौन थे? जयसिंह थे। तो जयसिंह के साथ इन्होंने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि कब हुई थी? ये भी पूछा जा सकता है, 1665। और मुगल शासक कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी, 1686 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वो था बीजापुर, गोलकुंडा। कौन थे? बीजापुर और आपके गोलकुंडा थे, है ना। औरंगजेब आपका कहा गया वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। देखो ये कट्टर आपका इस्लामी धर्म का था, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति किसके शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में। कहा गया 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि गोलकुंडा के शासक कौन थे जब इसने 1687 ईस्वी में गोलकुंडा किले पर अधिकार किया था? तो आप कहेंगे अबुल हसन कुतुब शाह थे, ठीक है। कहा गया मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। देखो आपका यही प्रश्न अब पीसीएस में पूछा गया, यही प्रश्न आरओ में पूछा गया, औरंगजेब था। कहा गया जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था वो था आपका औरंगजेब, ठीक है। जजिया कर आपके अकबर के शासनकाल में कम किया गया था, फिर लगाया गया और फिर इसने पुनः लगा दिया। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो दारुल इस्लाम था। क्या? दारुल इस्लाम था। कहा गया बीबी का मकबरा का निर्माता कौन है? औरंगजेब। इसी को ताजमहल की एकदम घटिया नकल कहा जाता है, ठीक है ना, घटिया नकल कहा जाता है। तो आप क्या कहेंगे? औरंगजेब। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है तो रबिया उद दौरानी का मकबरा कौन था? तो रबिया उद दौरानी का मकबरा आप बता सकते हैं, ठीक है। इसी को द्वितीय जिसे ताजमहल कहा जाता है, इसी को ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है। कहा गया जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा तथा मेहरून निशा में से वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी तो आप कहेंगे मेहरू निशा थी। कौन थी? मेहरू निशा थी। कहा गया औरंगजेब ने शाही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी तो जहां आरा को दी थी। किसने को? जहां आरा को दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, आप एकदम फैक्ट याद करके रखें। कहा गया संत रामदास को संबंधित किया जाता है तो किससे संबंधित किया जाता है? औरंगजेब के शासन काल से संबंधित किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं आपके, अब औरंगजेब से अभी तक यही प्रश्न बनकर आए फिलहाल आपके आरओ में और पीसीएस में, तो आप इनको एकदम रट लें। और अगर आपने अभी तक घटना चक्र की पुनरावलोकन और यूथ का प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है तो भाई लेकर शुरू कर दो, अब समय नहीं, अब इंतजार करना आप बंद कर सकते हैं। मैंने कहा कि आप औरंगजेब खत्म ही हो रहे हैं तो इनको क्यों ना मुगल कालीन जितनी प्रशासन व्यवस्था थी उसको बता दिया जाए जो पूछा गया। कहा गया मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता तो सरकार के नाम से, इंपॉर्टेंट है। मुगल काल में सेना प्रधान था किसका? तो मीर बख्शी, इसे मीर बख्शी नाम से जाना जाता था। तो मुगल काल में सेना का प्रधान कौन हुआ करता था? तो मीर बख्शी हुआ करता था। कहा गया मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? तो भू राजस्व अधिकारियों का प्रक्षेपण करना। क्या? तो भू राजस्व का प्रक्षेपण करना मतलब उसको देख रेख अच्छे से रखना, उठाना। सही कथन है।
तो सही कथन है कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की कहा गया प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्तियों पर निर्भर थी। तो सही बात है इनके बारे में। कहा गया अहदी वे घुड़सवार सवारी थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अहदी वे घुड़सवार सिपाही कौन थे? तो जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया और सम्राट ही जिनका क्या कहा जाता है, असन कर्नल हुआ करता था। ठीक है, याद रखना। कहा गया है कि आपके बर्नियर, करेरी, मनुची तथा आपके टेवर्नियर में से वह जिसने मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्ति किया गया या चिकित्सक नियुक्त किया गया था, तो मनुची था। कौन थे? मनुची को। कहा गया मुगल प्रशासन में कहा गया मुहतसिब किस लिए जाना जाता था? लोक आचरण अधिकारी के नाम पर। तो लोक आचरण अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो आप कहेंगे मुहतसिब के नाम से। कहा गया मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। ठीक है, इसलिए मनसबदारी प्रथा आई थी आपकी। आगे कहा गया मुगल मनसबदारी व्यवस्था की विशेषताएं थी। तो जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार आनुवांशिक नहीं होते थे। मनसबदारों की 3 श्रेणियां हुआ करती थी। ठीक है, जिसमें कहा गया 33 वर्ग थे। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। उनका सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। समस्त कार्यकारी एवं अन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसब पद केवल सेवा काल तक ही रहता था। मनसब का चयन योग्यता के आधार पर होता था। और पहले मैंने जब अकबर पढ़ाया था तो वहां पर मैंने इनके बारे में चर्चा की थी। आगे देखते हैं। आगे कहा गया कि मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व व्यवस्था थी। भू राजस्व के कारण कहा गया मुगल प्रशासनिक शब्दावली माल, है ना, माल प्रतिनिधित्व करता है। तो किससे? भू राजस्व का। किसका? भू राजस्व का। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया तो जहांगीर था। किसने? जहांगीर था। मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि से। ठीक है, तो मदद ए मांस नहीं है खाने वाला मांस। ठीक है ना। कहा गया मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों का कहा गया चकला शब्द का प्रयोग हुआ था। यह है तो सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई मानी जाती, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। तो चकना जो था वो सूबा और परगना के बीच के क्षेत्रीय इकाई मानी जाती। चकला आपका खूब पूछा जाता है, चकला। ठीक है ना, याद रखिए। ये आपके अधिकारी है। जैसे दीवान ए तन तो जागीर व वेतन को देखता था। कहा गया मुस्तारफी कौन हुआ करता था? तो राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। कहा गया मुशारिफ तो कार्यालय को संभालने के लिए। कहा गया वकैया नवीस तो प्रमुख घटनाओं व फरमानों का सूचीबद्ध करना। जैसे आपके बादशाह और दीवान, जैसे अकबर के दीवान कौन थे? तो मुजफ्फर खान हुआ करते थे। जहांगीर के तो आप कहेंगे गियास बेग इतमत दौला हुआ करते थे। जहां और शाहजहां के कहेंगे सादुल्ला खान हुआ करते। औरंगजेब के कहेंगे असद खान। कौन? दीवान असद खान। कहा गया ये सत्य कथन है कि अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाह की मुद्रा के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम हुआ करता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कहा गया वह जिसने राम सीता की आकृतियों और रामसी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे। तो अकबर ने। क्यों? जोधा के कारण ना। क्यों? यही तो हो सकता है। कहा गया मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। तो आप कहेंगे दाम कहलाता था। क्या कहलाता? दाम। कहा गया शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया गया था बाबर के द्वारा। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। कहा गया अकबर के शासन काल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलन किस आधार से? तो हल की संख्या से। कैसे? हल की संख्या से। ठीक है ना, अकबर के साथ। वह मुगल कालीन नहर जिसका निर्माण फिरोज शाह की रजब बाह को पुनर्जीवित करके किया गया। तो आप कहेंगे साहब नहर थी। साहब नहर थे। कहा गया मध्यकाल में बटाई शब्द का तो लगान
निर्धारण का तरीका था। तो लगान कैसे, बटाई, अभी आप कहते हो ना बटाई में खेती दिए हैं, तिहाई में खेती दे रखी है, अभी के लोग ऐसे करते हैं, तो जानते होंगे आप लोग, ठीक है। आगे आता है चित्रकला शैली, बताएं कि नहीं बताएं, आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। आइए, तो भारत कहा गया मुगल कालीन संगीत व चित्रकला की शैली क्या है, आइए देखते हैं। कहा गया मुगल चित्रकला के विषय में सत्य कथन है, जैसे युद्ध दृश्य दिखाए जाते थे, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य तथा दरबारी चित्रण दिखाया जाता था। इंपॉर्टेंट, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। किसने, हुमायूं ने। कहा गया वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे, तो हुमायूं ने बनवाए थे, ठीक है ना। कहा गया दास्तान आमिर हमजा का चित्रांकन किया गया था, तो आप कहेंगे अब्दुस समद द्वारा। किसके, तो अबुद समद के द्वारा। कहा गया प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन उस्ताद मंसूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, फारूक बेग, बिशन दास, आका रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद गुराद, मनोहर, माधव व गोवर्धन। इंपॉर्टेंट है, जब मैंने आपको जहांगीर बताया था तो वहां पर बताया भी था, क्योंकि चित्रकला जहांगीर के शासन में चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। कहा गया मुगल चित्रकला की उन्नति जहांगीर के शासनकाल में मानी जाती। किसके शासनकाल में, तो जहांगीर के शासनकाल में। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं, तो चित्रकला की, यह चित्रकला से दर्शित किए जा रहे हैं। कहा गया यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ था। किसके दरबार में, अकबर के। कहा गया किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध है वह है चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। वह मुगल सम्राट जिसने, कहा गया सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार या एल्बम और व्यक्तित्व रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया, वो थे आपके जहांगीर। कौन थे, जहांगीर। वह एक संगीत वाद्य जिसने बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, तो मीणा, आपकी जो बीणा होती है, तो बीणा बजाने में औरंगजेब बड़ा दक्ष हुआ करता था। कहा गया प्रातः काल में गाया जाने वाला राग पूछा जाता है, तो तोड़ी। आपसे कई बार यूपीपीसीएस ने पूछ रखा है कि जो प्रातः काल में राग गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तोड़ी कहा जाता है। कहा गया तानसेन, बैजू बावरा और आपका गोपाल नायक जैसे संगीतकों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित किए, तो 5 संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे, ठीक है ना, याद रखना। अकबर के शासन काल में कहा गया ध्रुपद गायकों में शामिल थे तानसेन थे और आपके हरिदास जी थे। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है आपके ग्वालियर में। तानसेन का मूल नाम तो रामतनु पांडे हुआ करता था, तो रामतनु पांडे ना, याद रखिए। अकबर से पूर्व तानसेन का संरक्षण देने वाला राजा कौन था, तो भाटा का राजा रामचंद्र सिंह हुआ करता था। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है कि तानसेन जी को अकबर से पहले किसने आपको संरक्षण प्रदान किया था, तो आपका बाटा का एक राजा हुआ करता था रामचंद्र सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। कहा गया वह मुगल शासक जिसने आपके लाला कलावंत से सिंधु संगीत की शिक्षा ली, तो अकबर ने ली थी। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा किसने ली थी, तो आपके अकबर को ना रुचियां हुआ करती थी चीजें सीखने की, है ना। तब के राजा ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर ही लड़कर निपट जाते थे, लेकिन ये क्योंकि इनके जो साम्राज्य था, यहाँ पर जो रानियां थी, तो इनकी रानियों में से सिर्फ मुस्लिम नहीं थी, सिर्फ इस्लाम नहीं थी, हिंदू भी थी। इसलिए इनको हिंदू, या आप जैसे कह सकते हैं हिंदू संगीत या हिंदू संगीतों को या हिंदुओं पर थोड़ी सी दिलचस्पी थी कि मैं इनकी चीजों को सीखूं, ताकि इन पर वो चीजें लागू कर सकूं, इनको बता सकूं। जैसे होली ये लोग नहीं खेलते थे ना, जोधाबाई के कारण होली वगैरह, इस तरह से मतलब कुछ चीजें हिंदुओं की इन्होंने अपनाई थी। कहा गया संगीत की टप्पा शैली किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी, तो आप कहेंगे मोहम्मद शाह के दरबार में। किसके, मोहम्मद शाह के दरबार में। इंपॉर्टेंट है। कहा गया मुगल साहित्य आपकी कुछ है, जैसे बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था, तो आप कहेंगे लेडेन और रस्किन ने किया था। गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो बाबर की थी। वह महिला जिसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे, तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, तो गुलबदन बेगम ने किया था। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, स्थापित
किसने कराया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाला प्रश्न और आ चुका है, माम अनगा द्वारा करवाया गया था। मदरसा ए बेगम कहलाता है, ठीक है ना, वह दिल्ली का शिक्षा केंद्र। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी जल्द ही ये प्रश्न आया था, खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो माम अनगा ने करवाया था। कहा गया है हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने अनुवाद किया था, तो आप कहेंगे ताज अल हिंद मुफ्ती अल मलिकी ने किया था। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। कहा गया हसन निजामी, ये लेखक है, उनकी पुस्तकें, हसन निजामी की पुस्तक आप कहेंगे ताजुल मासीर है। कहा गया है ख्वाद मीर की हुमायूंनामा है, ख्वादन मीर की हुमायूंनामा। कहा गया मोहम्मद काजिंद की आप कहेंगे आलमगीर नामा है। भीमसेन की आप देखेंगे तो आप कहेंगे भीमसेन के नुस्खा ए दिलकुशा है, ठीक है ना। कहा गया अल उतबी की तारीख यामिनी है। चंद्रभान ब्राह्मण की आप कहेंगे आचार चमन है। कहा गया मुअत्तमद खां की आप कहेंगे इकबाल नामा जहांगीरी है। अब्बास खां शरवानी की आप कहेंगे तारीखे शेरशाही है, ठीक है ना। निजामुद्दीन अहमद की तबकात ए अकबरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाबर की आप कहेंगे तुजुक ए बाबरी है, ठीक है ना। गुलबदन की हुमायूं नामा है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आप याद करके रखें, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे भी कुछ है क्या। अच्छा, पुस्तकें हैं। कहा गया निजामुद्दीन अहमद तो तबकात ए अकबरी है, या तब इसी को तारीखे निजामी भी कहा जाता है। इबसर चंद दास नागर की तो आप कहेंगे फुतुहात ए आलमगीरी है, ठीक है। कहा गया सुजान राय भंडारी की तो आप कहेंगे खुलासत उत तवारिख है, ठीक है, खुलासत उत तवारिख है, याद रखें। कहा गया अबुल फजल फैजी मोहम्मद रहीम खान खाना व अब्दुल कादिर बदायूनी में से हुआ जिसने हिंदी साहित्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिए, तो आपके अब्दुल रहीम खान खाना थे, इंपॉर्टेंट है। आगे पूछा गया कि इतिहास, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी थे, तो शाहजहां के शासन के एक राजकीय इतिहासकार थे, इंपॉर्टेंट है आपके अब्दुल हमीद लाहौरी। कहा गया शाहजहां नामा के लेखक है तो इनायत खां है, कौन है, इनायत खां, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहा गया अनुवार सुहाइली नामक ग्रंथ अनुवाद है तो पंचतंत्र का है। कहा गया अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था लगभग 7 वर्षों में, ठीक है। आईने अकबरी लिखी गई थी तो अबुल फजल द्वारा, इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न बनता है। कहा गया मुगल काल में दरबारी तथा अदालती भाषा थी तो फारसी थी मुगल काल में, ठीक है ना। मुगल कालीन ग्रंथ है। कहा गया मासिर आलमगीरी रचना थी तो आप कहेंगे शाकी मुस्तैद खां की, ठीक है, एक प्रकार की साकी मुस्तैद खां की थी, ठीक है ना। कहा गया नस्तालीक है तो ये नस्तालीक क्या हुआ करता था, एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, कौन थी, तो आप कहेंगे नस्तालीक, कई बार पूछा गया तो याद कर लो। आगे ये लास्ट है आपका, तो अब आगे देखेंगे। कहा गया कवि हृदय व राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे, तो आप कहेंगे राजा सामंत सिंह थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी तो केशव ने किया था, केशव ने, किसने किया था, केशव ने किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और वो आपकी फिर अलग से हो जाती हैं, कौन किसके शासनकाल में आया था ना, तो ये आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, लेकिन यहां से आइए। कहा गया मुगल कालीन विविध, ठीक है ना, तो जहां शासक और विदेशी, तो जहांगीर के शासन में कौन आया था, तो विलियम हाकिंस, अकबर के तो विलियम फिंच, और आपके शाहजहां के तो आप कहेंगे टेनियर आए थे, औरंगजेब में मनुची आया था। विदेशी यात्री हाकिंस से 1608 से 1611 ईस्वी के बीच में आया था। टॉमस रो 1615 से 1619 तक रहा। मनुची आपका 1653 से लेकर 1708 तक रहा, और राल्फ फिंच आपका 1785 से लेकर 86 तक। वह विदेशी यात्री जिसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है, तो आप कहेंगे आपके टेनियर ने की थी, ठीक है ना। कहा गया मुस्लिम शासकों का सही क्रम क्या था, तो जहांगीर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली और बहादुर शाह सेकंड। ये आपके प्रश्न पर डिपेंड करता है क्या पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये वाला मोहम्मद शाह वाला आया था अभी शायद 2020-21 में ही ये प्रश्न आया था,
ठीक है। तो इनके शासन को आपको याद करके रखना है कि कौन कब शासन किया था। जैसे आपको जहांगीर पता होना चाहिए, फिर मोहम्मद शाह आएगा, फिर अहमद शाह अब्दाली आएगा, फिर बहादुर शाह सेकंड आएगा। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। कहा गया दौरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध तो आप कहेंगे 1761 में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध अभी पढ़ाया मैंने 1540 में हुआ। कहा गया सरनाल का युद्ध 1572 में, धर्मत का युद्ध 1658 में, जजाऊ का युद्ध 1707 में, आसिफगढ़ का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट 1601 ईस्वी में हुआ था। कहा गया 4 बाहरी आक्रमणों का व्यवस्थित क्रम बताएं। मतलब आपको जो प्रश्न आया था उसमें ये बात पूछी गई है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो चंगेज खां, तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली था। ठीक है, याद करके रखें। दारा सिखों को दफनाया गया था दिल्ली में। कहा गया नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम हुआ था 1739 ईस्वी में। मोहम्मद शाह रंगीला उतने समय शासन कर रहा था। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला शासन कर रहा था, और यहीं से इसने कोहिनूर हीरा को और आपके मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था। ठीक है ना, याद रखें। कहा गया हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं तो हेमू नाम से जाने जाते हैं ना। हेमू आपके अकबर के समय में थे। कहा गया भारतीय गौरव या यश का अंतिम सूर्य प्रयोग तो पृथ्वीराज के लिए कहा जाता है। ठीक है। अब इनके दाम, जैसे दाम ताम्र की मुद्रा अभी पढ़ाया मैंने। देसाई आपके राजस्व अधिकारी हुआ करते, दीवान आपके प्रांतीय राजस्व का प्रमुख हुआ करते, जरीब आपकी भूमि माप प्रणाली हुआ करते, युद्ध आपका संबंध हुआ करते थे। अब युद्ध और संबंध, ठीक है ना, ये युद्ध और संबंध, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था। बिलग्राम का युद्ध आपके हुमायूं और शेरशाह के विरुद्ध हुआ था। खुसरो का विद्रोह आपके कहा गया है कि जहांगीर के शासनकाल में। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के विरुद्ध, खानवा का युद्ध बाबर के और चौसा के युद्ध हुमायूं के। ठीक है ना। कहा गया बल्ख का युद्ध आपके शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, याद रखना। कहा गया ये वर्ष और ये कुछ घटना है। तो 1556 में तो अकबर आ गया था, तो अकबर का राज्यारोहण हुआ था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। 1680 में शिवाजी का देहांत हुआ और 1739 ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हुआ था। कहा गया अता अली खान नाम था तो तानसेन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अता अली खान नाम था तानसेन का। कहा गया बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है तो सूरत को, किसको? सूरत को। मुगलों ने नौरोज का त्योहार लिया तो पारसियों से लिया था। किससे? पारसियों से। अब ये कुछ शब्द हैं, जैसे इक्ता तो दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है। जागीर आपके मुगल शासन में। कहा गया अमरम या अमरम तो विजयनगर से। कहा गया मोकाशा आपके मराठाओं से संबंधित था। ये आपके कुछ बताए गए सही कालानुक्रम, जैसे पद्मनी, दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई, इनके शासन के बारे में, कौन कब शासन किया, तो ये एक सही क्रम है। सबसे पहले पद्मनी, फिर दुर्गावती, फिर ताराबाई, फिर अहिल्या आई थी। ठीक है। भारत के सांस्कृतिक इतिहासकार के संदर्भ में सत्य कथन है तो मुगल दरवाजा है के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था, बिल्कुल सत्य है। जिसे सफेद संगमरमर से सजाया गया था, यह भी सत्य है। सलीम चिश्ती के मकबरे में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है, यह भी सत्य है। कहा गया लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा तथा रूबी दरवाजा के निर्माण में क्रमशः ईंटें, चूने तथा चूना प्लास्टर या आपका प्लास्टर ढलाई के साथ कहा गया लखोरी ईंटों का प्रयोग किया गया। यहाँ पर आपके जो बड़ा इमाम बाड़ा है उसमें बहुत सी खाने पीने की भी चीजें, जैसे दाल, उड़द की दाल, उनकी दीवारों पर जो लखोरी ईंटें लगी है ना, इन पर आपको दिखता है। ठीक है ना, आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, इसीलिए वहां पर ऐसा बताया जाता है। तो ये लास्ट है। तो कहा गया जैसे अटाला मस्जिद जौनपुर में, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में है। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की है वो है तो लखनऊ में है। कहां पर? लखनऊ। कहा गया मुगल काल में मौलिल्म, कौन सा? मौलिल्म था तो व्यापारिक जहाजों पर बैठने वाला एक कर्मचारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में कहा गया बंजारे समानता थे, व्यापारी थे। कौन थे? व्यापारी। तो आज की क्लास यहीं तक ना।
मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले टॉपिक को कुछ लेकर के। तब तक आप सभी लोग इसे पढ़ते रहें और सेशन को शेयर करते रहें। ये जो आपके मुगल साहित्य कला है, यहाँ से अक्सर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद करके रखें। और इतने कम समय में आपको कौन बताएगा, जितनी चीजें आपसे पूछी गई हैं मैंने एक ही वीडियो पर सब कुछ बता दिया है, ठीक है ना। तो आप इसको याद करके रखेंगे और साथ में औरंगजेब को जरूर देखेंगे और मुगल साहित्य के बारे में भी जानेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।